हाय सर। ठीक है, उसी तरीके से इसका ऑपोजिट है ड्राइंग बार। इसमें देखो टूल कौन कौन सा यूज हुआ, हैमर यूज हुआ, आपका एनविल यूज हुआ। इस प्रोसेस को हम अपसेटिंग बार कहते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आप जब पढ़ेंगे तो यही चीजें इसमें समझाई गई हैं। ठीक है, कि हम उसको हीट करते हैं जब तक कि प्लास्टिक स्टेज पे ना आ जाए, और फिर हम उसके लेंथ को रिड्यूस करते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ड्राइंग डाउन, जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रहे हैं हम लोग, रिड्यूस कर रहे हैं, और लेंथ क्या हो रहा है, रिड्यूस करने से, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस करने से क्या हो रहा है, लेंथ अपने आप इंक्रीज कर रही है। तो किस तरीके से हम करते हैं, तो यहाँ पे हम जो है फुलर का यूज करते हैं, और फुलर की हेल्प से हम इसका देखो यहाँ पे क्रेटर एंड डेप्थ की तरह फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये चीजें हम जनरेट करते हैं। इससे क्या होता है, इस जो स्टॉक का यानी जो भी आपकी रॉड है, इसकी लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज एग्जैक्टली अ रिवर्स ऑफ दैट ऑफ द अपसेटिंग, in the sense that it is employed when a reduction in thickness, width or both of bar is desired with a corresponding increase in its length. हम क्या करते हैं, उसकी थिकनेस या विड्थ हम रिड्यूस करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। जो अपसेटिंग है और जो ड्राइंग डाउन है या ड्राइंग आउट है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, इसके बाद आता है जो तीसरा फॉर्जिंग ऑपरेशन है, दैट इज कटिंग। हम फॉर्जिंग के अंदर कटिंग कैसे करते हैं, मेटल को, जो मेटल का बार है वो आपका सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने का टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया और सॉफ्ट हो गया, फिर हम क्या करते हैं उसको एनविल पर, हार्डी भी एक टूल है, एनविल भी एक टूल है, हैमर भी एक टूल है। हमने बार लगा करके जिस भी शेप से, जहां से भी कटिंग करनी थी, हमने एक हार्डी प्लेस किया। और अगर मान लो मुझे ये छोटा सा सेक्शन काटना था, तो हमने हार्डी वहां जहां एंड था वहां पे हार्डी लगा दिया, और क्या किया, हैमर करी, ये थोड़ा सा मुड़ा, पलट दिया हमने, बार को पलट दिया, और वहां से ऐसे पट से ऐसे करते हैं वो टूट जाता है। ये देखा होगा, ये सब ऑपरेशंस आपको क्या नाम है, मार्केट में जो जो छोटे मोटे जो स्मिथ लोग बैठे होते हैं वो लोग करते हैं, जो लोहार लोग बैठे होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद आता है आपका बेंडिंग। बेंडिंग ऑपरेशन भी आप मार्केट में होता है। अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है, वो सॉफ्ट होने के बाद आप एनविल पर, एंड पर जिस भी शेप का बेंड करना चाहते हो, सॉफ्ट कर दिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हैमरिंग करते 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 वो मेटल जो भी है आपका आयरन का मेटल, उसको हम क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं। अब कितने एंगल पे बेंड करना है, ये भी एनविल का साइज भी डिफरेंट आता है कि हम कितने एंगल पे बेंड करना है। अगर 90 डिग्री पे बेंड करना है तो उसके लिए भी एनविल आता है, तो स्क्वायर एनविल होता है, स्क्वायर ब्लॉक कहते हैं उसको हम, तो उस पर हम रख करके बेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेंडिंग प्रोसेस है। तो इसका मतलब बेंडिंग ऑफ अ बार, फ्लैट और अदर सिमिलर स्टॉक मटेरियल इज यूजुअली डन इन अ स्मिथी शॉप. This can be done to produce different types of bent shapes such as angles, ovals and circular etc. For making a right angle bend, that particular portion of the stock which is to be subjected to bending is heated and jump on the outer surface. The operation is carried out at the edge of the anvil or an perfectly square edge. यानी आप ये कैसे करते हैं, सॉफ्ट आपने इसको टेम्परेचर दिया, सॉफ्ट किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एनविल ब्लॉक या आप जो स्क्वायर एज है उसके ऊपर रख करके आप उसको 90 डिग्री के लिए आप हैमरिंग करते हो, वहां पर आपका एंगल पे 90 डिग्री एंगल भी मिल जाता है स्क्वायर एज पे। आप कम एंगल, ज्यादा एंगल, किसी पे भी बेंडिंग कर सकते हैं। तो ये बेंडिंग प्रोसेस हुआ। इसमें आता है पंचिंग। पंचिंग का काम और ड्रिफ्टिंग का काम आप लोग दोनों खुद, ये दोनों चीजें आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए मैं लिखा है, डू योर सेल्फ। ठीक है, पंचिंग में हम पंच करते हैं, पंच टूल आता है, पंच टूल से मतलब ये बहुत बड़ी चीज देखी, इसलिए मैंने इसको कह दिया कि आपको खुद करना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये थे आपके ऑपरेशंस, फॉर्जिंग ऑपरेशंस। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। इसमें जो वेल्डिंग है वो आपको हम वेल्डिंग सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट यूनिट 3 में वेल्डिंग है, वो वेल्डिंग हम वहां पर पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग। ये आपके सिलेबस में है नहीं, मेंशन नहीं है, बट हम लोग कर लेते हैं, करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आइडिया दे देते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग्स कैसे होते हैं। स्मिथ और ड्रॉप फॉर्जिंग से हम स्टार्ट करते हैं। स्मिथ फॉर्जिंग, स्मिथी शॉप आपने देखी थी ऊपर, वो वहीं से है। हम यहाँ से शुरू करते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग से। ये सिमिलर होता है ड्रॉप फॉर्जिंग और स्मिथ फॉर्जिंग, पर स्मिथ में जो डाई है वो आपका ओपन नहीं होता है। ठीक है, ड्रॉप में ओपन नहीं होता है, स्मिथ में ओपन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ड्रॉप फॉर्जिंग का मतलब हो गया कि ड्रॉप का मतलब हमने किसी चीज को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। यानी एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस जिसके अंदर
हम अंडर द ग्रेविटी अगर कोई चीज आ रही है और उसको छोड़ने से और उसके बाद पंच हो, उसके बाद फॉर्जिंग प्रोसेस हो रहा है, पंच हो, चाहे हम उसका शेप चेंज कर ले, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, जैसे ऊपर से कोई भी ऑपरेशन, अपसेटिंग है, जो भी आप लग रहे हैं, जो भी है, वो अगर ड्रॉप यानी अपने आप हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, पहले मैं बाद में डायग्राम समझाता हूँ। होता क्या है यहाँ पे, चलो पहले डायग्राम समझा देता हूँ। ये बोर्ड है, ये ब्रेक शूज हैं और ये फ्रिक्शन रोलर्स हैं, ये गाइड है, ये आपकी डाइज है, ये दो दो डाई दिख रही है ना, अपर डाई और लोअर डाई। इन्हीं के बीच में आपका क्या होता है, इस पोर्शन में आपका जो भी स्टॉक, जो भी मटेरियल पे फॉर्जिंग ऑपरेशन करना है, हम उसको प्लेस करते हैं। क्या होता है, ये गाइड, ये रोलर मूव नीचे करता है और ये अपर डाई नीचे की तरफ आता है। एनविल फिक्स है, एनविल के ऊपर लोअर डाई प्लेस्ड है और लोअर डाई और अपर डाई के बीच में आपका वो मटेरियल प्लेस है जिसपे आपको फॉर्जिंग ऑपरेशन लगाना है। तो ड्रॉप फॉर्ज के अंदर क्या होता है, ये जो रोलर है ये स्लाइड डाउन होता है, ये किसे गाइड से जुटा हुआ है, और ये फिर जो ये आपकी रैम है ये नीचे की तरफ आती है, ये जो आपकी रैम है नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये क्या करता है, ये इसको पंच करता है। ठीक है, तब जाकर के ये फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है। अब इसको पढ़ो यहाँ पे थोड़ा सा। ड्रॉप फॉर्जिंग डिफर फ्रॉम स्मिथ फॉर्जिंग इन दैट क्लोज इम्प्रेशन रादर देन ओपन फेसेस ड्यू टू यूज। तो हुआ डिफरेंसेस के ओपन फेसेस है और क्लोज फेसेस है। When mass production of identical article is required by forging, the method of drop forging or stamping is used. Sorry, इसको स्टैंपिंग, आप ऐसे पंच कर रहे हो तो वो स्टैंपिंग कहलाती है। दिस इज परफॉर्म बाय यूजिंग ड्रॉप हैमर। ये ड्रॉप हैमर ही है, ये एक तरह का ड्रॉप हैमर का काम कर रहा है। ड्रॉप का मतलब सीधा आपने छोड़ दिया, वो ड्रॉप हैमर का। Accurately made, these dies are used for the purpose, accurately purposefully यूज करते हैं। These dies are usually made in two halves। इसके दो हाफ में बनते हैं, एक अपर डाई वाला सेक्शन ऊपर चला गया, नीचे लोअर डाई विद एनविल ब्लॉक। ठीक है, one half being attached with the board and guide and the other, एक आपका एनविल ब्लॉक के साथ है, एक आपका ये पूरा गाइड ब्लॉक के साथ है। इसका नहीं क्या लिख दिया है, गाइड ब्लॉक होंगे ये। ठीक है, सॉरी टैप है, द टैप कैरिंग द टॉप पार्ट, इसको टैप लिखा गया है, पर आप इसको गाइडेड पोर्शन कह सकते हो आप इसको पूरा। ये जो है आपका रोलर गाइड पोर्शन है, ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन आपका क्या है, लोअर डाई, जिसमें आपका एनविल ब्लॉक के साथ है। हाँ, कैसे है, द टॉप कैरिंग द टैप कैरिंग द top parts of the die is raised to suitable height by mechanical means and the heated metal is placed accurately in the lower half of the die। आप कहां पर प्लेस करोगे, इसको मैकेनिकल मीन से ऊपर की तरफ ले जाओगे और जो हीटेड मटेरियल है वो आप क्या करोगे, लोअर डाई के ऊपर यहां पर प्लेस कर दोगे। ठीक है, देन उसको हम क्या करेंगे, heated place accurately in the lower half of the die, the temperature carrying the top half of the tap carrying the top half of the die is then allowed to fall abruptly, यानी वो फॉल करेगा अंडर इट्स ओन
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, वो इंटरनेट थोड़ा इशू था, ठीक हो गया। चलिए, पहला मैंने आपको बताया दैट इज ड्रॉप फॉर्जिंग। दूसरा है जो आपका प्रेस फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग और प्रेस फॉर्जिंग में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप फॉर्जिंग में जो आपके डाइज हैं, जो डाई के बीच में जो भी वर्कपीस हो जिसका भी फॉर्जिंग होना था, वो किसके हेल्प से हुआ? मैकेनिकल हेल्प से, और वो भी अंडर द ग्रेविटी, यानी कि आप उसमें एक्स्ट्रा लोड या प्रेशर नहीं लगा रहे थे, जो उसका खुद का लोड था बस उसी के थ्रू फॉर्जिंग हो रहा था। लेकिन प्रेस फॉर्जिंग के अंदर आपका जो फॉर्जिंग होगा, यानी कि इन दोनों डाइज के बीच में जो भी आपने मटेरियल रखा है जिसका भी फॉर्जिंग ऑपरेशन होना है, वो होगा बाय मींस ऑफ सम प्रेशर। हम उसमें क्या करेंगे? कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी उनमें क्या होगा? उनका फॉर्जिंग ऑपरेशन होगा। तो उसको हम कहते हैं प्रेस फॉर्जिंग। अब इसके भी दो तरीके के आपके ऑपरेशन होते हैं। एक है आपका मैकेनिकल फॉर्ज प्रेस। मैकेनिकल फोर्ज प्रेस के अंदर क्या होता है कि जो हम सिस्टम बनाते हैं इसके प्रेशर देने के लिए, यानी फोर्स लगाने के लिए, वो हुआ मैकेनिकल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा फ्लाईव्हील है, आपका एसेंट्रिक है, ये जो एसेंट्रिक पॉइंट होते हैं जिसके अक्रॉस में आपका फ्लाईव्हील मूव करता है, कनेक्टिविटी रॉड है और रैम से कनेक्टेड है। जैसे ही फ्लाईव्हील मूव करेगा, ये रैम पंच करेगा, इसका जो डाई है, जो दोनों डाई है, अपर डाई और लोअर डाई, इनके बीच में जो भी मटेरियल प्लेस किया गया होगा, वो मटेरियल पे फॉर्जिंग ऑपरेशन होगा। तो ये प्रेस फॉर्जिंग है। हमने क्या किया इसमें? मैकेनिकल अरेंजमेंट से उसमें हमने प्रेशर लगाना शुरू किया। तो ये था आपका फर्स्ट मैकेनिकल था। दूसरा आपका है दैट इज हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हमारा यही दोनों डाई है, इन्हीं दोनों डाई के बीच में आपका क्या है? यहाँ पे फॉर्जिंग मटेरियल रखा होगा, लेकिन अब इसमें जो दोनों डाई के बीच में जो फोर्सेस हैं, वो बाय मींस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, यानी पिस्टन और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। हम यहाँ पे जो भी आपका विस्कस लिक्विड होती है, जो भी आपका फ्लूइड होगा, जिससे हम क्या करेंगे? मैकेनिकल प्रेशर जनरेट करते हैं, वो चीजें लेंगे। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है और ये चीजें रैम से जुटी होती है। जैसे ही यहाँ पे पिस्टन जो सिलेंडर है डाउनवर्ड मूव करेगा, पिस्टन को पुश करेगा, वो क्या होगा? वो रैम के ऊपर जाएगा, वो सारा का सारा प्रेशर डाई को ट्रांसफर होगा और दोनों डाई के बीच में जो भी मटेरियल प्लेस किया गया होगा, उस मटेरियल पे फॉर्जिंग ऑपरेशंस लगेंगे। ये हुआ आपका प्रेस फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग अंडर द ग्रेविटी। प्रेस फॉर्जिंग हमने उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा अरेंजमेंट बना करके, चाहे वो हाइड्रोलिक अरेंजमेंट बनाओ चाहे मैकेनिकल बनाओ, आप क्या करते हैं? उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करते हैं। एक होता है आपका मशीन फॉर्जिंग। मशीन फॉर्जिंग के अंदर हमारा ज्यादा कुछ नहीं, हेडिंग टूल की हेल्प से हम कोई भी शेप जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसमें क्या है? ये आपका डाई है, ऑलरेडी डाई बना हुआ है। इसके अंदर आपने जो मटेरियल प्लेस किया है वो ये है मटेरियल, ये वाला है, ये सेक्शन। आपने क्या किया? हेडिंग टूल को इसके अंदर पंच करना शुरू किया, तो जो ये मटेरियल जो आपने इसके अंदर प्लेस किया था, वो देखो अब ये शेप चेंज करने लगा, वो शेप चेंज करने लगा। अनटिल अनलेस कि पूरी तरीके से हम इसको पंच कर देंगे तो ये फाइनल इस शेप में निकल के चला आएगा, और ये आपकी जो आपकी स्टॉक थी, जो भी आपका बार था, वो बार एज इट इज रह जाएगा। तो जब इसको रिमूव करोगे, हेडिंग टूल को आप रिमूव करोगे, तो आपका फाइनल शेप क्या निकल के चलाएगा? इस तरीके का फाइनल शेप निकल के चलाएगा। तो ये आपके मशीन फॉर्जिंग कहलाएगी। ठीक है, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग। इसके बाद आता है आपका जो फॉर्जिंग के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं फॉर्जिंग के अंदर। जैसे सबसे पहला तो ये कॉमन डिफेक्ट है कि आप जब प्रेस कर रहे हैं, आप जब फोर्स लगा रहे हैं, आप उसके अंदर मटेरियल को डिफरेंट शेप दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारा सेक्शन उसका फिल हो जाए। कुछ ऐसे सेक्शन भी हो सकते हैं जहां पे वो मटेरियल पूरी तरह फिल नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कहते हैं अनफिल्ड सेक्शन। जो अनफिल्ड सेक्शन है, वहां पे मटेरियल पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहला डिफेक्ट ये हो गया। दूसरा है कोल्ड शट। कोल्ड शट का मतलब हो गया कि जब मटेरियल को हम प्रेस कर रहे होते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी क्रैकिंग शो होनी शुरू हो जाती है, तो वो क्रैकिंग आपकी कोल्ड शट कहलाती है। फिर तीसरा है आपका स्केल पिट। स्केल पिट कहते हैं जो सरफेस पर जो इरेगुलर क्वालिटीज जो जनरेट होती है, सरफेस इरेगुलर बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम स्केल पिट कहते हैं। और वो क्लीनिंग वगैरह अगर अच्छे से नहीं होती तो उसकी वजह से होती है। हम उसको बाद में मशीनिंग के बाद, या सॉरी फॉर्जिंग के बाद, हम उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्केल पिट है। उसके बाद है डाई शिफ्ट। अगर आपकी डाई का मिसअलाइनमेंट है, डाई अगर आपने अपर डाई और लोअर डाई, दो डाई के बीच में जो मटेरियल लगता है, अगर डाई के अलाइनमेंट सही नहीं है, डाई की मिसअलाइनमेंट है, तो क्या होगा? जो मटेरियल है उसमें शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो भी मटेरियल की फॉर्जिंग होगी उसमें शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? एरर आएगा, वो डिफेक्ट्स में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डाई शिफ्ट। इसके बाद है आपका फ्लैक्स। ये आपका इंटरनल रप्चर्स में यूज होता है। इंटरनल रप्चर्स इसी की वजह से जनरेट होते हैं। ठीक है, फॉर्जिंग ऑपरेशन, और ये रैपिड कूलिंग से ये इंट्रोड्यूस होता है। तो ये आपके इतने सारे आपके फॉर्जिंग डिफेक्ट्स थे।
इसके बाद आता है आपका एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन भी एक प्रोसेस है इसके अंदर फॉर्जिंग का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल को बाय मींस ऑफ प्लंजर पुश आप क्या करते हैं, उसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, मेटल को एक्सट्रूड कर लेते हैं। कैसे? इसमें बड़ा अच्छे से फिगर से समझाया हुआ है। देखिए, ये आपकी पूरी सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पूरा पोर्शन पिस्टन है। इसके अंदर हमने मटेरियल प्लेस कर दिया, हमने इसमें डाई की प्लेट लगा दी। किस शेप की चाहिए थी हमें? इस शेप का, जो फाइनल इधर निकल रहा है ना, इधर सिलेंड्रिकल साइड, इसको एक्सट्रूडेड मेटल कहते हैं। इस शेप का हमें चाहिए था, तो हमने जिस शेप का चाहिए था उसके हिसाब से हमने डाई की प्लेट लगा दी है। जो दो आपके दिख रहे हैं ना यहाँ पे जो कोने कॉर्नर पे जो आपका जो शेप दिख रहा है, दिस टू आर द डाई प्लेट। हम क्या करेंगे, जैसे इससे हम इधर से मूव कराएंगे, क्या हम इधर से मूव कराएंगे आपका प्लंजर, तो क्या होगा, ये मटेरियल इधर मूव करेगा और ये इस डाई के थ्रू होते हुए एक्सट्रूडेड मेटल को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सट्रूजन कहते हैं। इसमें इजी शेप्स आपसे निकल इजी जो शेप होते हैं वो आपको इसमें एक्सट्रूडेड मटेरियल में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्सट्रूडेड मटेरियल के जो दिए हुए हैं वो ये है, एक ये है, एक ये भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये मटेरियल हम एक्सट्रूजन से कर सकते हैं, ये भी एक तरह का फॉर्जिंग ऑपरेशंस में ही आता है। एक्सट्रूजन में जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक हॉट एक्सट्रूजन है, एक कोल्ड एक्सट्रूजन है। हॉट एक्सट्रूजन के अंदर भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, कोल्ड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। इतना डीपली नहीं जाना है, ये बस मैंने आपको हॉट एक्सट्रूजन कोल्ड एक्सट्रूजन समझा दिया है। हॉट एक्सट्रूजन मैंने बता दिया, हॉट और कोल्ड का क्या डिफरेंस है। अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर आप जो भी प्रोसेस करते हो दैट इज कॉल्ड हॉट, और बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप जो भी प्रोसेस करते हो दैट इज कोल्ड। व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन? वही मैं बता चुका हूँ। रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह चेंज, जो ग्रेन है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, माइक्रोस्ट्रक्चर वो पूरी तरह चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। इसके एक्सट्रूजन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मैं पढ़ देता हूँ। एक्सट्रूजन इन सिंगल पास प्रोसेस, जिसमें आपका रोलिंग की जरूरत, जैसे रोलिंग में होता है, रोलिंग करते हैं, इसमें ऐसा जरूरत नहीं है। आप सिंगल पास प्रोसेस है, प्लंजर की हेल्प से आपका एक्सट्रूजन हो जाता है। डाइज आर इजी टू मैन्युफैक्चर, इसके डाइज बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। डाइज में बहुत डिफिकल्टीज नहीं आती बनाने में। वैरायटी ऑफ शेप्स हम ले सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ, गुड एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। हाई प्रोडक्शन रेट, इसका प्रोडक्शन रेट हाई है, ठीक है। लार्ज डिफॉर्मेशन कैन बी अचीव बाय दिस प्रोसेस देन अदर प्रोसेसेस, एंड डाइज कैन बी इजिली रिप्लेस एंड रिमूव विद नो लॉस ऑफ टाइम। आप डाइज में आसानी से कर सकते हो। ये आपकी थी एक्सट्रूजन के प्रोसेस, ठीक है। मटेरियल को आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा जो आपका प्रोसेस आता है दैट इज वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग भी एक्सट्रूजन की तरह ही है, लेकिन वायर ड्राइंग में हम वायर को इधर से पुश करते हैं, यानी कि यहाँ प्लंजर के थ्रू किया जा रहा था, यहाँ आपका प्लंजर के थ्रू इन किया जा रहा था, यहाँ प्लंजर के थ्रू इन नहीं होता है, बल्कि हम पुश करते हैं और इधर आपका वायर जो है टोंग की हेल्प से, अदर टूल की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये आपकी वायर ड्राइंग है, सेम एज एक्सट्रूजन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग। यहाँ से आपका वायर निकल रहा है, ये आपको पाना है, ये आपका कंप्लीट है। तो ये आपके जो आपके स्मिथी एंड फॉर्जिंग है, ये कंप्लीटेड हो गया वायर ड्राइंग तक, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। नो सर। एनीवन? नो सर। चलिए, नेक्स्ट जो है बहुत इजी है, बेंच वर्क एंड फिटिंग में मुझे कुछ नहीं बताना। इसमें शीट मेटल का काम होता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो बेंच वर्क के अंदर शीट होती है, जैसे शीट का ट्रे बना लेते हैं, शीट की ग्लास बना लेते हैं, जीआई शीट होती है, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट होती है, ठीक है। जीआई शीट का हम क्या करते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं तो वो उस शॉप में होता है, बेंच वर्क एंड फिटिंग शॉप में, ठीक है। तो इसमें आपका जो मटेरियल है, कुछ टूल्स हैं। पहले कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, देखो, हैमर, फाइल्स, स्क्रैपर, आई थिंक ये स्क्राइबर होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया स्क्रैपर, ये स्क्राइबर होगा, सॉरी, ठीक है ना। ये मेरे से लिखा है, पता नहीं हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी स्क्रैपर लिखा गया। दिस इज स्क्राइबर, चीजर, ड्रिल्स, रिमर्स, टैप्स, डाइज, हैक्सॉ, वाइस, ट्राई स्क्वायर, पंचेस, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील स्केल, एक्सेट्रा। इसमें मैंने हाथ से बनाने की कोशिश करी है, जितने बन गए मैंने बना दिए। देखो ऐसे बनाने, आपको भी ऐसे ही बनाने, अगर टूल आ गया तो देखो मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने बना दिए थे। जैसे ये बॉल पिन हैमर है, हैमर में ये बॉल पिन हैमर है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू, ये आपका है क्रॉस पिन हैमर, इसमें ये क्रॉस पिन होती है, देखो ये क्रॉस पिन है पीछे से, ठीक है। ये स्ट्रेट पिन हैमर, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, ठीक है। फाइल्स है, अब देखो फाइल्स इस तरीके का होता है,
अब इसमें जो ये बॉडी का जो कट है वो डिफरेंट शेप का होता है। वो कट कौन कौन से होते हैं देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंगल कट है, ऐसे कट होता है। डबल कट में क्रॉस डबल होता है। रास्प फाइल होती है। स्मूथ में ये होता है। सेकंड कट ये होता है। बास्टर्ड ये होता है। रफ ये होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स हैं जो कि इसके जो ये बॉडी है ना, ये वाली बॉडी यहाँ पे, सॉरी ये वाली में मेंशन होती है। ठीक है, फिर इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स मैंने बता दिया। फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, सबके अंदर देखो फ्लैट फाइल है। स्क्वायर फाइल में स्क्वायर सब क्रॉस सेक्शन रहेगा। पिलर फाइल है, नैरो स्लॉट रहते हैं। राउंड फाइल गोल होता है। ट्रायंगुलर फाइल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा आपको। हाफ राउंड फाइल आधा राउंड होता है। नाइफ एज में नाइफ एज की तरह होता है। और निडल्स में पॉइंटेड फाइल होती है। ठीक है, ये है आपके टाइप्स ऑफ फाइल्स और ये है टाइप्स ऑफ कट्स यूज इन द फाइल्स। अच्छा, ये स्क्रैपर है, सॉरी ये स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर भी एक टूल होती है। स्क्रैपर इज अ हार्ड कटिंग टूल विच इज यूज्ड टू रिमूव मेटल्स फ्रॉम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ थिन स्लाइस। ये थिन स्लाइस के फॉर्म में जो भी होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्रैपर का यूज करते हैं। स्क्रैपर रिमूव करने का काम होता है। ठीक है, स्क्राइबर मार्किंग टूल में आता है, वो अलग है। स्क्राइबर पंचिंग एंड मार्किंग टूल में आता है, वो भी है। स्क्राइबर भी एक टूल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्क्रैपर है। ठीक है, जो भी आपके मटेरियल मेटल पीसेस पे होते हैं उसको रिमूव आउट करता है। तो ये आपके स्क्रैपर्स हैं। चीजल है, चीजल मैंने आपको बताया था कि जिस चीज से मेटल के सरफेसेस पर अगर कोई मेटल है उसको हम हैमरिंग करते हैं, इसको रख करके इसका एज कटिंग एज है रखते हैं, वो कट जाता है। तो ये चीजल होती है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, नाम लिखे हुए, फ्लैट, क्रॉस, राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। ड्रिल्स है, ये ड्रिल है, ड्रिल बिट कहते हैं इसको, ड्रिल कहते हैं इसको, ड्रिल मशीन में काम होता है। रिमर्स है। ठीक है, रिमर्स का क्या काम है, ये आपका है, रिमर्स इज यूज्ड फॉर एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द होल्स ऑफ साइज। जो भी आपके जो होल हैं उसको थोड़ा सा फिनिश करने के लिए, या उसमें जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा हल्का सा उसमें होल और होना चाहिए ताकि वो इजिली उसमें जो भी पार्ट जाना है वो चला जाए। तो उसको एनलार्ज करने के लिए हम लोग रिमर्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिनिशिंग में भी होता है, उसमें जो भी आपके डेब्रिस पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम रिमर्स का यूज करते हैं। फिर आपका है टैप्स एंड डाइज। टैप्स एंड डाइज एक कॉम्बिनेशन होती है जिसमें टैप्स में थ्रेड होते हैं और डाइज में उसका प्रोडक्ट तैयार होता है। तो डाइज अभी पिछड़ा पड़ा था जिससे आपका एक प्रोडक्ट को एक्सट्रूजन या वायर ड्राइंग कर रहे थे, आप फॉर्जिंग कर रहे थे। टैप्स में क्या होता है, उसमें थ्रेड होती है जो इंटरनल थ्रेड को कट करता है। ये थ्रेड कटिंग में काम आता है। टैप्स आर यूज्ड टू कट इंटरनल थ्रेड्स इन नट्स एंड होल्स। ये करते हैं, ये सब आपने देखे होंगे, कोई कारपेंटर वगैरह या कोई भी घर में काम करने वाला आता है वो सब ये सब रखते हैं ये लोग। ठीक है, ये टैप्स हैं। ये डाइज हैं, ये डाइज इस तरह का होता है। डाइज का काम होता है इस, यहाँ पे जो डाइज का काम है दैट इज टू कट द एक्सटर्नल थ्रेड इन द बोल्ट्स एंड अदर शाफ्ट्स। ठीक है, तो डाइज के थ्रू हम एक्सटर्नल थ्रेड कट करते हैं और टैप्स के थ्रू हम इंटरनल थ्रेड कट करते हैं। ठीक है, फिर आपका मार्किंग एंड मेजरिंग टूल, देखो मैंने बताया था, स्क्राइबर है, मार्किंग टेबल है, सेंटर पंच है, डिवाइडर है, ट्राई स्क्वायर है। ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। देखो ये सारी चीजें दी हुई है। मार्किंग आउट टेबल है, स्क्राइबर यूज होता है, देखो ये स्क्राइबर है, ये पंच है, ये ट्राई स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत इतने में तो बताऊं। आप 14 लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, 14 लोग हैं, 13 लोग हैं, चलो उसमें किसी को दिक्कत। आवाज आ रही है? हेलो नो सर, सर आ रही है। यस सर, आ रही है। चलिए, ये था आपका 2 यूनिट कंप्लीट। अब आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के। मैंने आज इसलिए क्लास लिया कि मेरा थोड़ा सा सेक्शन रह रहा था, मैं वो कंप्लीट करा था, मैंने कंप्लीट करा। आपको टोटल थोड़ा सा पढ़ना है, टूल्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, बस दैट्स इट। अटेंडेंस आप लोगों ने लगा ही लिए होंगे, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के पास लिंक ऑलरेडी होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों ने लगाया अभी। नहीं सर, पहले वाले में 18 प्रेजेंट थे ना, तो जब अपने रीज्वाइन कराया तो कम बच्चे थे। सर मैंने अटेंडेंस लगाई। तो लगा लो भाई, जल्दी लगा लो। वो लिंक देना सर। फिर से दूं? अभी भाई मेरी लगा देगा। मैं दे रहा हूँ, सर कोई बोल देना, सर ही लगा देंगे ना। मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, हेलो, दे रहा हूँ। चलो लिंक गई आपके पास, देखो
ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास? अब नेक्स्ट क्लास का मतलब अब एग्जाम के बाद। ओके क्यों सर। एग्जाम के बाद नहीं मिलना क्या? अभी तो 2 यूनिट हुए हैं, 4 सर यूनिट डराया हैं मत आप। करो ऐसे। वो तो कॉलेज में सर होती लगा है। कल भी क्लास है। कल क्लास है? नहीं, आपकी बातों से लगा कल भी क्लास हो गया। नहीं नहीं, कल नहीं है, कल तो वैसे भी शेड्यूल नहीं है मेरी क्लास। अगर नहीं करें तो कौन घर से निकलता है बताओ। वैसे जबरदस्ती नहीं सर है, क्योंकि सही मायनों ऑप्शन में सबको आप मिले हैं। सोचो, आप सोचो कि हमें लैब कराने में कितनी परेशानी होगी, हो रही है ऑनलाइन में। आप क्या सीख पाओगे? हम लैब प्रिपेयर मार्च कर से रहे हैं भी आपके स्टार्ट लिए, कर सकते थे ना। हम आपके लिए लैब प्रिपेयर कर रहे हैं, सोचो। और हम सोच रहे हैं कि जो 8 के 8 एक्सपेरिमेंट आपसे कराएं, भाई 1 साल से तो वो ही बंद था, मेंटेनेंस नहीं हुई थी 1 साल से। तो उसके लिए हम करें कि बच्चे आए और करें। एटलीस्ट मैं लैब का तो सोच रहा हूँ कि लैब जब तक बच्चे करेंगे क्या सीखेंगे, एटलीस्ट देखेंगे तो सीखेंगे ना। समझ रहे हो ना बात को? सर मोल्डिंग सर अभी वगैरह लैब हमसे का खुद पेपर करवाएंगे? से नहीं। अब मैं आपसे करवाऊंगा, मैं आपसे ग्रीन सैंड बनवाऊंगा, आपके हाथ गंदे होंगे, आप करेंगे हाथ गंदे। आप ही को मिक्स करना है, आप ही को, आपको मोल्ड तैयार करनी है, कैविटी आप बनाओगे। सर सही है, ऑफलाइन ही हो रहा है। हैं? क्या? ऑनलाइन ही होनी चाहिए सर। अच्छा है। मैम ऑफलाइन ही होनी चाहिए। बताओ आप मेरे को, ये बताओ फिर हम लैब कैसे करेंगे, केमिस्ट्री की लैब कैसे करेंगे? भाई सोचो ना भाई, करके यही बोर तो हो बात करो। गए हैं। अभी तक सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन लैब का मीनिंग यही होता है कि आधी चीजें जब तक सामने से दिखेगा नहीं ना, आप उसको मतलब समझ नहीं पाओगे। और आधी चीजें ऐसी होती है कि जो आप जानते भी हो, घर में यूज भी होते हैं, पर वो पढ़ने से समझ नहीं आती, वो देखने से समझ आती है। तो जो वो चीजें है ना, तो वो चीज कमी रह जाएगी। और फर्स्ट ईयर तो बहुत बेसिक होता है, सीखने की बहुत यहाँ पे वो होती है, चीजें होती हैं जो सर सीख ये एमपी जाओगे तो सब्जेक्ट कितने ईयर तक रहता है बस बीटेक यहीं के? के यहीं है, फर्स्ट। यहीं का यहीं है, बस यहीं तक यहीं है। सीएससी के लिए यहीं के यहीं है, मैकेनिकल के लिए आगे तक है। तभी तो सर मैकेनिकल। चलो ठीक है, हाँ? ओके ओके, सर, ऑल थैंक यू द सर। बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।